हे व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डायमेंशंस वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है और इसके वो रीजंस क्या क्या रहते हैं वो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसके जो टाइप कौन कौन से डायमेंशंस पे जो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं वो इस तरह से है। एक हो सकते हैं आपके फिजिकल डिफरेंसेस है, शारीरिक अंतर, जैसे सेक्स डिफरेंस हो गया, स्किन कलर का हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट, वेट। एक होता है मनोवैज्ञानिक विभिन्नता। इसको तीन तरह से बांटा जाता है, जैसे संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के आधार पर हो सकती है आपकी, और डिफरेंस रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन के आधार पर हो सकते हैं, और साइकोमोटर डोमेन के आधार पर हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक योग्यता। जो संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बेसिस पे जो डिफरेंसेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़, संज्ञानात्मक योग्यताएं, एप्टीट्यूड्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टडी हैबिट्स की, और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी में डिफरेंसेस। तो पहला है हमारे पास संज्ञानात्मक योग्यता या कॉग्निटिव एबिलिटीज़। संज्ञानात्मक या बोधात्मक सीखने या विकास का तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान सम्मिलित है। संज्ञानात्मक सीखने का सरल शब्दों में अर्थ है सीखने की शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति का विकास। अन्य शब्दों में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ उन मानसिक क्रियाओं के विकास से होता है जिनके परिणाम स्वरूप बच्चे को अपने बारे में तथा अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त होता है। बालक के जन्म के कुछ घंटे बाद ही ज्ञानात्मक क्रियाएं आरंभ हो जाती है। जब बालक 30 घंटे का होता है तो तेज रोशनी पड़ने पर आंखों को मचलने लगता है। उसकी ज्ञानात्मक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे तेज आवाज़ उसे चौंका देती है। बालक की पांचों ज्ञान इंद्रियां जैसे आँख, नाक, जीभ और त्वचा धीरे धीरे सचेष्ट और क्रियाशील हो जाती है। अतः इन सभी के सामूहिक एवं संतुलित और पूर्ण विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का मतलब हुआ है एक तरह से जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती हैं, याददाश्त वगैरह, हमारी सीखने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटीज़ वगैरह जैसे जैसे डेवलप होती है तो उनको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निशन होता क्या है। संज्ञान व मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, पहचान, तर्क, निर्णय तथा अवधारणा जैसी मानसिक क्रियाएं शामिल होती है। कोई भी बालक या व्यक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों, जिनको स्टिमुलस के द्वारा प्रभावित होकर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया को व्यक्त नहीं करता, बल्कि पहले वह उन उद्दीपकों को ग्रहण या प्राप्त करता है तथा उसके बाद उसकी व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या के पश्चात वातावरण में उपस्थित बाहरी उद्दीपक व्यक्ति की संरचनात्मक संरचना में अव्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी डायमेंशन, वो है अभिरुचि। इसको हमें इंग्लिश में एप्टीट्यूड्स कहते हैं। हमने प्राय देखा है कि कुछ लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों की रुचि किसी और क्षेत्र में अधिक होती है। इन योग्यताओं के आधार पर व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में रुझान बढ़ जाता है। इन्हीं प्राकृतिक रुझानों या योग्यता को ही अभिरुचि या अभियोग्यता कहा जाता है। बुद्धि के अतिरिक्त अभिरुचि व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो किसी पाठ्यक्रम अथवा व्यवसाय में सफलता की भविष्यवाणी कर सकता है। अभिरुचि का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षणों का विकास किया गया है जिनका प्रयोग एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में करता है। अतः कई प्रकार के अनुसंधान विषयों में अभिरुचि परीक्षणों को अनुसंधान क्षेत्रों में
यंत्रों के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, का प्रयोग करना पड़ता है। एप्टीट्यूड्स टेस्ट बनाए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किसी की अभिरुचि का पता लगाने के लिए। रुचि का मतलब होता है कि किस फील्ड में हम लोग, कई बार देखा जाता है कि कई बच्चों में कि मैथ में ज़्यादा रुचि होती है एज़ कम्पेयर टू किसी अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसकी अर्थ या परिभाषा दी है जैसे वेरेन ने। तो वेरेन के अनुसार अभिरुचि वह दशा या गुणों का वह रूप है जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करता है जो प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं की दिखता है, जैसे भाषा बोलने या संगीतोत्पादन की योग्यता है। और अगली डेफिनेशन दी है टेक्सलर ने। टेक्सलर के अनुसार अभिरुचि वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। और इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। नंबर 1 है विशेषताओं में, किसी व्यक्ति की अभिरुचि वर्तमान दशा या गुणों का समुच्चय है जो उसकी क्षमताओं की ओर संकेत करती है। अभिरुचि किसी कार्य में संभाव्य योग्यता से भी अधिक है। अभिरुचि किसी वस्तु का नाम नहीं है, यह एक अमूर्त है, इसको देखा नहीं जा सकता। और जो अभिरुचि है वो भविष्य की ओर संकेत करती है। अभिरुचि को प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर समय रहते अभिरुचि की पहचान ना की जाए तो व्यक्ति का विशेष कौशल जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। और नेक्स्ट है इसके नेचर ऑफ एप्टीट्यूड्स। नंबर 1, क्या अभिरुचि जन्मजात अर्जित होती है। 20वीं सदी तक वैज्ञानिक मानते थे कि अभिरुचि आनुवंशिक है, परंतु हाल ही के अनुसंधानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिरुचि के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण या परिस्थितियों की भी भूमिका होती है। इसके विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता और इसको पहचानना जो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, क्या अभिरुचि या परिवर्तनशील या स्थिर है। इस संबंध में अनुसंधान का अभाव है, परंतु यह माना जाने लगा है कि कुछ सीमा तक इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अभिरुचि के प्रकार होते हैं, दस्तकारी कार्यों की अभिरुचि, क्लर्क कार्यों की अभिरुचि, शिक्षण की अभिरुचि, संगीत की अभिरुचि, डॉक्टरी व्यवसाय की अभिरुचि, कला की अभिरुचि, वकालत का एप्टीट्यूड हो सकता है कुछ बच्चों में, इंजीनियरिंग का हो सकता है। तो ये थे कुछ डायमेंशन, जैसे एप्टीट्यूड्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हमने आज डिस्कस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।